हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह है आपको पॉलिटिकल साइंस, जो हम लोग राजनीति शास्त्र है, हम लोग उस बुक की पढ़ाई करेंगे। उस बुक के जो है हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। हम लोग आज जो है इस चैप्टर को देखेंगे। तो इस चैप्टर का आज हम लोगों का शुरुआत ही है, तो हम लोग इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। इससे पहले जो दोस्तों हम लोग इसके पहले चैप्टर को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को देख चुके हैं। उसके टोटल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चीज को कर चुके हैं। तो हम लोग आज इसके दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपकी 2021 एग्जाम की टोटल तैयारी साइंस और सोशल साइंस के पेपर की कराई जा रही है। तो आप लोगों को अगर साइंस और सोशल साइंस प्रॉब्लम में अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की पढ़ाई हमारे चैनल के द्वारा हो सके। और दोस्तों, अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आपको इस क्लास के अंत तक देखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो चलिए हम अपने क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं, जिसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग पहले परिभाषा से जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। क्या है टॉपिक हमारा? सत्ता की साझेदारी। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, आगे जो पढ़ेंगे उसमें समझेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या है। इसको हम लोग अभी जब पहले सत्ता की साझेदारी हम लोग किसको है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे सत्ता की साझेदारी की प्रणाली क्या है। तो मेरे जैसे अभी तक सभी सारे स्टूडेंट जो है क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे, तो हम अपने क्लास को आज का टॉपिक समझाते हैं। और दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को जितना आप लोगों की बुक में है बहुत शॉर्टकट तरीका में आप लोगों को बताएंगे, और उस पूरे चैप्टर की आपकी पूरी थ्योरी उस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी मात्र दोस्तों 2 क्लास में। तो आप लोग मेरे दोनों क्लास को इसका अटेंड कीजिएगा। आज हमारा पार्ट 1 है, कल हमारा पार्ट 2 होगा। उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग अपने आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा सत्ता की साझेदारी से हम लोग क्या समझते हैं। तो हम समझ रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से हम लोग क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र दोस्तों जनता का शासन है। यहाँ दोस्तों मतलब दोस्तों लोकतंत्र जो है हमारी जनता के शासन है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ सत्ता जो है, शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं होती है। इसलिए दोस्तों अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सत्ता की शासन जो है किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं होता है। उसके बाद शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? शासन की शक्ति जो है बंटवारा जो है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। और नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। मतलब तो हम लोग जो है लोकतंत्र, मतलब दोस्तों लोकतंत्र जनता का शासन है, तो इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसी में दोस्तों है यहाँ सत्ता जो है शासन की शक्ति एक व्यक्ति, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं होता है। यहाँ शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों के साझेदारी सुनिश्चित करता है। उसके दोस्तों नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। उदाहरण दोस्तों, चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना। जैसे दोस्तों हम लोगों को अगर कोई चीज दबाव बनाना रहता है तो हम लोग आंदोलन करते हैं। तो ये हमारा एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतंत्र में भागीदारी हुआ। तो चुनाव में मतदान कराना, मतलब दोस्तों हम लोग जो मतदान देते हैं उसमें चुनाव में खड़ा होना, कोई एक कैंडिडेट जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे मुद्दों को सरकार के सामने उठाते हैं, तो वो एक प्रतिनिधि हम लोग खड़ा करते हैं, उसको हम लोग वोट देके जिताते हैं। और विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम अपने हितों के सरकार पर दबाव बनाना। तो ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर में भी है कि आप सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। तो आप लोग इतना परिभाषा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आप सभी जो है सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। तो आप लोग इतनी परिभाषा को लिख देंगे तो हम लोग इस परिभाषा को समझ लेंगे। तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि लोग सत्ता में साझेदारी में कार्य प्रणाली क्या है, लोकतंत्र तो काम कैसे करता है, ये हम आगे अब समझते हैं। तो दोस्तों समझते हैं आप लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या है। सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली मतलब ये काम कैसे करता है, मतलब सत्ता कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जो है 2 तरीकों से काम करता है। पहला हमारा है संघात्मक व्यवस्था। क्या है पहला हमारा? संघात्मक व्यवस्था, जिसको हम लोग दोहरी सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला हमारा है संघात्मक व्यवस्था, जिसको हम लोग दोहरी सरकार बोलते हैं। आप लोग फिर से समझेंगे, मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं
भारत में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली कैसी है। हम लोग जो है सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता में जो है दोस्तों साझेदारी होती है, ये काम किस तरीके से करता है। अब लोग हम लोग जो है इस टॉपिक को अब लोग समझते हैं। तो आप लोग अगर क्लास को ज्वाइन किए तो पूरे क्लास को हमारे अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके भविष्य के लिए भी। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है तो आप लोगों को ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो कार्य प्रणाली, पहला हमारा है संघात्मक व्यवस्था, जिसको हम लोग दोहरी सरकार बोलते हैं। पहला हमारा क्या है, संघात्मक व्यवस्था मतलब दोहरी सरकार। और दूसरा हमारा है एकात्मक व्यवस्था, मतलब दोस्तों एक खड़ी सरकार। संघात्मक व्यवस्था मतलब इसमें दोस्तों दोहरी सरकार होती है, और एकात्मक व्यवस्था में मतलब सरकार का शासन एक व्यक्ति के हाथों में होता है, और दोहरी सरकार में व्यक्ति में सत्ता का बंटवारा हुआ रहता है। मतलब सभी के पास अपना अपना एक पावर रहता है और अधिक से अधिक लोगों का भागीदारी होता है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में मात्र एक व्यक्ति का होता है। तो हम लोग अब इसको समझते हैं। तो मतलब सोचो संघात्मक व्यवस्था में हो गया, यहाँ सत्ता केंद्र और उसकी विभिन्न राज्यों के बीच बटी रहती है। दोस्तों संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में होता है कि सत्ता जो है केंद्र और उसकी विभिन्न राज्यों के बीच बटी रहती है। कहाँ, केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो है हमारा सत्ता का बंटवारा रहता है। लेकिन ये जो है उदाहरण के तौर पर भारत, अमेरिका, कनाडा में क्या है, यहाँ संघात्मक व्यवस्था। आप लोग फिर से याद करेंगे, भारत, अमेरिका, कनाडा आदि में संघात्मक व्यवस्था मतलब इसको यहाँ जो है एक व्यक्ति के हाथों में शासन नहीं रहता है। यहाँ जो है शासन केंद्र और उसकी विभिन्न राज्यों के बीच बटी रहती है, मतलब सभी जगह उसके शासन बटी रहती है, जिसमें हमारा भारत, अमेरिका, कनाडा हुआ। अब हम लोग समझते हैं एकात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था में होता है सत्ता जो है केंद्र में निहित होती है। सत्ता कहाँ होती है, सत्ता एकात्मक व्यवस्था में सत्ता हमारा केंद्र में निहित रहती है। मतलब दोस्तों इसमें एक व्यक्ति के हाथों में शासन होता है। मतलब यहाँ शासन का एक ही स्तर होता है, जैसे हमारा ब्रिटेन आदि। तो आप लोग फिर से समझिए, संघात्मक व्यवस्था में ये हमारा होता है, यहाँ शक्ति जो है टोटल व्यक्ति के हाथों में रहते हैं। जैसे कुछ फैसले केंद्र सरकार ले सकते हैं, कुछ फैसले राज्य सरकार ले सकते हैं, कुछ फैसले यहाँ दोनों मिल के ले सकते हैं। लेकिन हमारा एकात्मक व्यवस्था में ये नहीं होता, उसके जस्ट विपरीत होता है। यहाँ जैसे आपके घर में हुआ तो एक आदमी किसी फैसला को कर सकता है, तो वही हमारा एकात्मक व्यवस्था में होता है कि यहाँ फैसला एक आदमी कर सकता है। जैसे हमारा ब्रिटेन हुआ तो यहाँ टोटल शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो भी सिर्फ केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके हाथों में होती है इसकी फैसला। तो वह जो बोल देगा वह सर्वोपरि होगा और इसमें दूसरे किसी की मान्यता नहीं होगी। तो ये हमारा हुआ सत्ता के साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो हम लोग अब इसको आगे विस्तार से समझते हैं। तो हम लोग संघात्मक व्यवस्था को मेनली इसमें पढ़ेंगे। तो संघात्मक व्यवस्था, अब हमारा संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता जो हम लोग पढ़े संघात्मक व्यवस्था, तो हम लोग बेसिकली अपने टॉपिक में पढ़ेंगे संघात्मक व्यवस्था किस तरह से काम करते हैं, मतलब संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा किस प्रकार होता है। तो हम लोग अब समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता, मतलब इसकी क्या सब विशेषता है संघीय शासन की। तो पहला व्यवस्था इसमें दोहरी सरकार है। क्या है इसमें दोहरी सरकार, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहला संघीय व्यवस्था की हमारी विशेषता है, यहाँ दोहरी सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद लिखित संविधान है। तो उसको संघीय शासन ढांचा में क्या होता है, यहाँ एक लिखित संविधान होता है और संविधान के अनुसार सारे कामकाज होते हैं। आपसे पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दोहरी सरकार में किसकी भागीदारी होती है, तो दोहरी सरकार में दो लोगों की भागीदारी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसका संघीय ढांचा की विशेषता है हमारा लिखित संविधान है। उसके बाद दोस्तों शक्ति का बंटवारा है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ ये बनता है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखे। ये आपसे 2 नंबर या 5 नंबर में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखे। तो हम ये सारी चीजें को लिखेंगे कि यहाँ दोहरी सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो पॉइंट वाइज आपको नंबर अच्छा मिलेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पॉइंट वाइज टॉपिक को बताया है कि संघीय शासन व्यवस्था में 2-3 पॉइंट हुआ शक्ति का बंटवारा। तो आप लोग भी एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज डिफिनेशन देने का, पॉइंट वाइज अगर नंबर लिख दीजिएगा पॉइंट तो आपको नंबर ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं शक्ति का बंटवारा। तो शक्ति का बंटवारा दोस्तों 3 तरह से होता है। पहला हमारा केंद्र सूची। क्या है पहला केंद्र सूची, मतलब केंद्र सरकार जो है 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार लेता है। हम आगे समझेंगे कि ये 97 विषय क्या है जिस पर केंद्र सरकार अपनी फैसला ले सकती है। दूसरा हमारा है राज्य सूची। क्या है राज्य सूची, 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किस पर, राज्य सरकार को जो है टोटल जो है 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सूची में 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और थर्ड
थर्ड हमारा है समवर्ती सूची, मतलब जो सीमावर्ती सूची, जो मतलब जो सीमा से जो सटे मामले होते हैं उस पर 47 विषय में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के बीच जो है सीमावर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि केंद्र सरकार को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो हम लोग लिखेंगे केंद्र सरकार को टोटल 97 विषय पर, मतलब 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सरकार को टोटल 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, और दोनों मिलकर जो फैसला ले सकता है वो है टोटल 47 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किसको? सीमावर्ती सूची में, केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो ये हमारे संघीय शासन की व्यवस्था हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे पास है, जिसमें हमारा पहला था उच्चतम न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय जो हमारा दिल्ली में है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो ये हमारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। उसके बाद उच्च न्यायालय जो हमारे टोटल स्टेट में होते हैं, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। जैसे पटना का आपको पटना हाई कोर्ट है, दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेट आता है उच्च न्यायालय। उसके बाद थर्ड आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जो हमारे प्रत्येक जिला में होते हैं। उसके बाद अनुमंडल न्यायालय जो हमारे अनुमंडल में होता है। उसके बाद ग्राम कचहरी सभी ग्राम पंचायत में होती है। तो ये आपका एक स्वतंत्र संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषताएं होंगी। आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पॉइंट बच जाएगा। जैसे आपका आंसर आपके डेस्कटॉप पर लिखा हुआ मिल रहा है, अगर आप वैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो पहला आप लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ दोहरी सरकार है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ लिखित संविधान है। उसके थर्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ शक्ति का बंटवारा 3 भागों में होता है। पहला केंद्र सूची, दूसरा हमारा राज्य सूची, तीसरा हमारा समवर्ती सूची। उसका चौथा हमारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ये हमारे एक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषताएं हुई। अब हम लोग इसको एक विस्तार से जो आपके बुक में है उसके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग अब इसको एक विस्तार से समझते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की साझेदारी पर उसको एक विस्तार रूप से समझेंगे। तो तत्काल आप लोग यहाँ लिख ले, जो आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप हमें तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार गठन करते हैं। ये हमारे एक प्रत्यक्ष। उसका दूसरा हमारा पॉइंट है लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग के पास सीमित नहीं रहता है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उसका सरकार का एक स्तर पर सत्ता के विभिन्न भागों में बंटवारे का सत्ता का क्षैतिज वितरण कराता है। क्षैतिज वितरण किसको कहते हैं? सत्ता का एक स्तर पर सत्ता के विभिन्न भागों में बंटवारे को हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। उसके दोस्तों सत्ता के बंटवारे को आमतौर पर संघवाद के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो हम लोगों का अब हम लोग समझेंगे वो है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। मैंने वहां भी समझा कि यहाँ दोहरी सरकार है, उसके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, उसका दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो हम लोग अब इसको विस्तार से जो आपके बुक में है उसके अनुसार अब हम लोग इसको समझेंगे। तो अगर आप लोग अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कि जानेंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट जो है हमारे सपोर्ट में है और कितने स्टूडेंट को इसमें समझ में आ रहा है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहां समझा दूंगा। तो हम लोग अब समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं है। दोस्तों आप लोगों को जो मैंने बताया था, मैंने मेनली जो बताया, जो शुरुआत में बताया, आप लोगों के लिए वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसी को पॉइंट वाइज लिख देंगे तो आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि शासन व्यवस्था की क्या सब विशेषताएं हैं। तो पहला है यहाँ शासन व्यवस्था सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास और उनकी विभिन्न इकाइयों में बढ़ जाती है। क्या? सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों मतलब राज्यों में बढ़ जाती है। तो पहला संघीय व्यवस्था का सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, और उसकी विभिन्न इकाइयों में ये बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों संघीय व्यवस्था में एक दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय, यहाँ आप लोग या लिख लेंगे, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय, यहाँ स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में हमारी दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पर जिसके अधिकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है जिसके लिए जो है अधिकार क्षेत्र स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। थर्ड हमारा है प्रत्येक स्तर पर अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होते हैं।
प्रत्येक स्तर जो है अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी होता है। केंद्र जो है, केंद्र के जो अधीन जो काम आता है उसके प्रति वो जवाबदेही है, राज्य के अधीन में जो काम आते हैं राज्य उसके लिए अधीन है। तो ये हमारा प्रत्येक स्तर अपने अपने कार्यों के लोगों के लिए जवाबदेही या उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमारे एक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता हुई, जो मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय है, जिससे में हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद हमारा आता है जिला न्यायालय, उसके बाद हमारा आता है अनुमंडल, उसके बाद हमारा आता है ग्राम कचहरी। तो ये हमारा एक प्रकार की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। जब आपकी कोई चीज सरकार नहीं सुनती है तो उसकी चुनौती दी जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब में उसको चुनौती दी जाती है। तो ये हमारे एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे यहाँ। अब हम लोगों का संघीय व्यवस्था का गठन क्या है? संघीय व्यवस्था का गठन, तो संघीय व्यवस्था का गठन दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? संघीय व्यवस्था का जो गठन है ये दो तरीकों से होता है। पहला हमारा होता है कई बार कई स्वतंत्र और संपूर्ण राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। जैसे में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के गठित संघीय राज्य के उदाहरण है। क्या है फिर से समझेंगे। कई बार जो है एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण राज्य, मतलब जो राज्य स्वतंत्र है और संपूर्ण राज्य, इसमें आपस मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए, मतलब सभी के बात सभी को मानने के लिए एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। जैसे हमारा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें जितने भी संपन्न एवं संपूर्ण राज्य है वो उसमें भागीदारी अपना निभाते हैं। उसका स्विट्जरलैंड वो अपने में है, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से संगठित संघीय राज्य के उदाहरण है। दूसरा हमारा है इसमें राज्यों और केंद्रों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। और भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में कैसी व्यवस्था है? तो यहाँ एक संघीय शासन व्यवस्था है। तो इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के बीच क्या होता है? सत्ता का बंटवारा हमारा हो जाता है किसमें? संघीय व्यवस्था का गठन में। तो ये हमारा हो गया संघीय व्यवस्था का गठन। तो आप लोग से पूछेगा क्या संघीय व्यवस्था का गठन कितने तरीके से होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि संघीय व्यवस्था का जो गठन है ये दो तरीकों से होता है। पहला हमारा होता है सभी अपने राज्य आपस में मिलकर करते हैं, और दूसरा हमारा होता है राज्य में शक्ति के बीच केंद्र का बंटवारा होता है। जैसे भारत, बेल्जियम आदि में हमारा क्या है? तो एक प्रकार का सत्ता का बंटवारा जो है वह संघीय शासन व्यवस्था है। अब हम लोग समझते हैं भारत में कैसी संघीय व्यवस्था क्या है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। उसके जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो देखेंगे सत्ता, जो उसमें देखेंगे हम लोग स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था, ये समय नगर पंचायत का क्या काम है, जिला अध्यक्ष का क्या काम है, ये सब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो हमारा आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आप सभी जो हमारे क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वह भी आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके बाद मैं आपका बीच में अटेंडेंस लूंगा, तो उसके बाद आप उसमें प्रेजेंट रहते हैं तो आपको फिर इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान को दो तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है। हम लोग समझ रहे हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था, हम लोग क्या समझ रहे हैं? भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी है, इसको हम लोग अब समझ रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारत में संविधान को दो तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है। पहला हमारा है संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसमें संघीय सरकार और केंद्र सरकार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। दूसरा हमारा है जिस प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार, मतलब दूसरा हमारा क्या है? प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए सरकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांतीय या राज्य सरकार। क्या बोलते हैं? प्रांतीय या राज्य सरकार बोलते हैं। उसका दूसरा हमारा टॉपिक है संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के केंद्र में कार्य और क्षेत्र के अधिकारों को बांटा गया। क्या किया गया है? संविधान में जो है स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को आपस में बांट दिया गया है, जिससे जो है दोनों जो है एक दूसरे के जो है काम में प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो विधायक अधिकारों के 3 सूची उल्लेखित किया गया है। तो ये हमारा दो हुआ कि पहला हमारा क्या है? तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसे, यहाँ भारतीय में दो तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है। पहला संपूर्ण राष्ट्र के लिए और दूसरा हमारा राज्य सरकार के लिए। उसके दोनों के बीच जो हमारे संविधान में सत्ता की बंटवारा कर दी गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। थर्ड हमारा है संघ सूची, जो है पूरे देश के महत्व रखने वाले विषय, जो हमारे केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी रहती है उसका काम होता है पूरे देश के महत्व रखने वाले विषयों, जैसे प्रतिरक्षा मतलब रक्षा से रिलेटेड, विदेश नीति,
संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि विषय में रखे गए हैं। ये सभी जो है इस सभी पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ वो केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद स्थानीय महत्व के विषय यथा जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि को राज्य सूची में रखा गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। संघ सूची में क्या है? संघ सूची में हमारे सभी तरह के प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग ये सभी आती है। और इस सब पर जो अधिकार कानून बनाने का रहता है वह सिर्फ हमारे केंद्र सरकार के पास रहता है। और राज्य सरकार के पास जो कानून बनाने का अधिकार है वह जेल, शिक्षा, पुलिस रिलेटेड काम है। उसका केंद्र और राज्य दोनों के केंद्र और राज्य जो है दोनों के बीच महत्व रखने वाले विषयों को सीमावर्ती सूची में रखा गया। किसमें? सीमावर्ती सूची में रखा गया। इन विषयों पर जो है दोस्तों इसको सीमावर्ती क्षेत्र में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। क्या? केंद्र और राज्य जो है दोनों इस विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होते हैं तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। आप लोग फिर से इस टॉपिक को जो मैंने अभी आप टॉपिक पढ़ाया उसमें फिर से आप लोग समझेंगे। जो फैसले जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच होते हैं, मतलब जो सीमावर्ती से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, तो ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय है। तो इनमें जो है जब इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसमें क्या कहते हैं? केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोपरि होगा, मान्य होगा। अगर कोई राज्य सीमावर्ती क्षेत्र रिलेटेड वो अपना कानून बना देता है और उसी पर केंद्र सरकार जो है दूसरा कानून बना देता है तो उस पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून अमान्य होंगे। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। उसके बाद है जो विषय हमारे इन 3 शिक्षों में नहीं आते हैं, जो आपको अभी मैंने बताया, उस पर जो बचे हुए विषय पर कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को दे दिया गया है। इन तीनों में जो संचार, प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, उसका स्वास्थ्य, जेल ये सभी छोड़ा के जो भी बच जाते हैं उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार हमारे केंद्र सरकार को दे दिया गया है। उसका जैसा कि पहले ही कहा गया कि अधिकार संघीय व्यवस्था के साझी इकाइयों में होता है तो बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। कुछ राज्य को विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो जैसे में विशेषाधिकार हमारे जम्मू कश्मीर को दे दिए गए थे, लेकिन अब जो है विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर से वापस ले लिया गया है। तो आपके बुक में भी आपका पुराना बुक ही है तो उसमें लिखा गया है कि भारत संघीय शासन के विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार जो है वो वापस ले लिया गया और वह एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जैसे पहले था जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, जैसे आप लोगों को पढ़ा दिया गया था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, बिना उसकी सहमति के भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को वहां लागू नहीं किया जा सकता था, जिसका जो है अभी भी फिलहाल विरोध चल रहा है। जो कश्मीर से 365 हटाई गई आर्टिकल 365, ये जो है हमारे कश्मीर को 365 जो दिया जा रहा था, ये कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्रदान किया जाता था, जो हमारे संविधान विशेष राज्य का दर्जा था, जिसे जो हमारे संविधान उस पर पूरी तरह से सभी कानून जो है वहां लागू नहीं किए जा सकते थे। उसके स्थानीय निवासियों को अतिरिक्त कोई भारतीय नागरिक वहां जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। भारत में कई अन्य राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब कुछ क्षेत्र थे, लेकिन अब जो है इन क्षेत्रों में जो कानून चलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, इसलिए जो है जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य की दर्जा जो उसको 365 आर्टिकल दी जा रही थी वो जो है अब समाप्त कर दी गई है। तो हमारा अब जो है क्या हो गया, जम्मू कश्मीर भी एक स्वतंत्र राज्य हो गई है और उस पर हमारे संविधान के सभी तरह के कानून वहां भी लागू होंगे। जब उसको विशेष राज्य की दर्जा थी तो वहां सभी तरह के संविधान के कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन अब जो है वहां सभी तरह के कानून लागू होंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारे में आसानी से एवं राज्यों की सहमति को बिना फेरबदल नहीं किया जा सके। तो आप लोग इसको अपने बुकों से पढ़ लेंगे। तो मैंने सभी टॉपिक को आज का आप लोगों को पढ़ा दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। तो हम लोग आज के क्लास को अपना यही एंड रखते हैं। तो मिलते हैं कल के एक नई क्लास में। तो दोस्तों पहले आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट क्लास को किए हैं वो अपना अटेंडेंस बना दें। मैं आप लोगों का अटेंडेंस का वेट करता हूं। तो आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बनाए, जल्दी से अपना अटेंडेंस बनाए। मैं आपका क्लास चालू है कुछ देरों के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं हम लोग कल के क्लास में क्या सब देखेंगे। तो कल के हम लोग क्लास में देखेंगे स्थानीय स्व शासन किसे है,
नगरीय पंचायती ग्रामीण, उसके बाद हम लोग देखेंगे नगर निगम के आय के प्रमुख साधन क्या है, जिला परिषद के कार्य को देखेंगे, ग्राम पंचायत क्या कार्य है, उसके ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है, ये सबको जो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। और कल के क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर ये इंड हो जाए। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।